नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। आज हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जोशी जी हैं, जो कि पिछले तेलंगाना सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं और काफ़ी क्षेत्रों के ज्ञाता भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? सब ईश्वर की दया है, प्रभु का आशीर्वाद है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है एक आईएएस के रूप में कैसे शुरू हुई? आपने सिविल सर्विस ही क्यों चुना? देखिए, मैंने पढ़ाई के रूप में इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी आईआईटी रुड़की से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में जब मैं एमटेक का एडमिशन लिया कम्युनिकेशन एंड रडार इंजीनियरिंग में, तो मेरे साथ के सभी साथी लोग जो हैं यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी भर दिया। तो एक इंजीनियर होने की वजह फिर मैं एक प्रशासनिक सेवा में आया, तो ये मेरा अनुभव रहा। आप एक आईएएस के रूप में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से विश्व में कोई भी ऐसी दूसरी सेवा नहीं है जो कि सामाजिक क्षेत्र में इतना दायित्व निभाती हो। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आईएएस का जो है वैल्यू कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी यथासंभव रूप से आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, काम करने की सुविधा रहती है, और आप जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में भी जनता की सेवा करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। आपके सफ़र में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण समय क्या रहा और आप उससे बाहर कैसे आए? सबसे चुनौतीपूर्ण तो कोई ऐसा समय नहीं रहा, लेकिन हर जॉब, हर पोजीशन पे एक चैलेंज होता है, उसको अच्छी से अच्छी तरह करने की प्रयास किया जाता है। तो ऐसा तो कोई मेरी जानकारी में नहीं आता चुनौतीपूर्ण, लेकिन हर जॉब जो है चुनौतीपूर्ण है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई का दबाव ज़्यादा रहता है रैंक लाने के लिए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो मेरे ख्याल से रैट रेस जो है, माता पिता, शिक्षक और बच्चे खुद ही इसमें इतना प्रभावित हो जाते हैं। मेरे ख्याल से रैंक की वजह हर इंसान, हर विद्यार्थी, हर बच्चा एक अलग तरह का पुष्प है जो कि अपनी तरह से खिलता है, अपना उसका ढर्रा होता है। इसीलिए किसी प्रकार का मतलब बोझ डालना या बच्चों पे चुनौती देना वो गलत है। मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। आप क्या कहेंगे कि आपके समय जिस तरह की पढ़ाई होती थी, जिस तरह से आप मेहनत करते थे, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले मेरे समय में संघर्ष बहुत था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था। अब आजकल इतना ज़्यादा स्पेशली सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चों को काम करना, एक फोकस करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। इसीलिए आज के बच्चों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी देखना है कि किस तरह से वो कम से कम डिस्ट्रैक्ट हों और जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें उसमें जा सकें। आजकल के जो युवा रहते हैं वो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, पहले भारत का जो सामाजिक प्रथा थी, संयुक्त परिवार, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क था। अब आजकल माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, सामाजिक उनकी कोई देखरेख ठीक से नहीं होती। इसीलिए जब आदमी अपने को अकेला महसूस करता है तो डिप्रेशन में, इस तरह की चीज़ों में आने का उनको प्रभाव पड़ता है। कई जो क्षेत्र हैं, चाहे कॉरपोरेट रहने दो शिक्षा के प्रति या फिर दूसरे क्षेत्र रहने दो, उसमें अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हर क्षेत्र में बदलाव होता है। और अब इस समय विश्व में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इतनी फास्ट पेस से परिवर्तन हो रहा है कि परिवर्तन के साथ ही जीना सीखना चाहिए। जो अब परिवर्तन के साथ ना जी सका वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी आप क्या मानते हैं कि उपाय जो है वो होना चाहिए ताकि बदलाव आ सके, बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले? एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा परिवर्तन का काम है कि उसमें बच्चों को जो एक अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा सके। आजकल क्या है कि बिना कोई कंसेप्ट सिखाए हुए बच्चों को कोर्स में बढ़ाते हुए एक के बाद एक चुनौती सब्जेक्ट्स देते हुए वो गलत है।
बच्चों का जिस तरह से सामाजिक उनकी उन्नति हो, जिस तरह से आज की एजुकेशन में ना तो हम लाइफ स्किल सिखाते हैं ना लाइवलीहुड स्किल सिखाते हैं। एक रोट नॉलेज से रटा के बच्चों को पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी परिवर्तन की ज़रूरत है। और जब आजकल के आधुनिक यंत्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गए हैं, तो इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समाज को हर क्षेत्र पे, हर लेवल पे जो है परिवर्तन की उम्मीद करनी चाहिए। देश के जो अन्नदाता हैं उनको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आने चाहिए? कृषि क्षेत्र में बदलाव बहुत आवश्यक है कि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें किसानों की समस्याओं की जगह जो मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। किसानों को जो लैब से जानकारी है, हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जितने साइंटिस्ट हैं वो सब फील्ड पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो क्या हो रहा है कि जो नॉलेज है उनकी किसानों तक नहीं पहुंचती, और किसानों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमारे साइंसदान नहीं बता पाते हैं। तो इनके बीच में एक बेटर तारतम्य की आवश्यकता है। पिछले 10-11 वर्ष की मोदी सरकार और उससे पहले जो कांग्रेस सरकार ने काम किया था, उसमें आप अंतर क्या देखते हैं? देखिए, मैंने करीब 30 वर्षों के अनुभव में 20 साल के करीब पहले की गवर्नमेंट में स्टेट और केंद्र सरकार के रूप में काम किया था, और आखिर के 10 सालों में भी स्टेट में काम किया था। तो जहाँ तक निर्णय लेने की क्षमता है, अभी की 10 साल की सरकार में, 11 साल की सरकार में मुझे थोड़ी व्यवस्था बेटर महसूस होती है। जाति धर्म के आधार पर जो है आरक्षण मिलता है, आपको लगता है कि प्रतिभा के आधार पर भी मिलना चाहिए? समाज में सभी वर्गों को एक बराबर का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए कोई एक मापदंड नहीं हो सकता कि जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो या मेरिट के आधार पे हो, क्योंकि हर व्यवस्था की अपनी अपनी कमियां होती हैं। तो ये तो बहुत ही सोच समझ के इस विषय पे विचार करने की आवश्यकता है। जी, मेरा आखिरी सवाल, अभी जो आईएएस बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्विस में जो युवा आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा तो होना ही चाहिए। उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और आपकी किस्मत, ये सारी फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तब सफलता आपके कदम चूमती है। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए भाग्य भी होना ज़रूरी है। कठोर परिश्रम के साथ साथ भाग्य का भी होना बहुत आवश्यक है। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए वंशी इंडिया। धन्यवाद।